90s के दशक की एक सफल, खूबसूरत, भोली भाली दिखने वाली लेकिन बोल्ड अदाकारा, जिसकी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज़्यादा पर्सनल लाइफ विवादों से घिरी रही, या यूं कहें आज तक घिरी हुई है। वो प्यारी सी अदाकारा जिसकी खूबसूरती और अदाओं ने लाखों युवाओं की नींद चुरा ली थी, आखिर उसने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? क्यों जुड़ा इनका नाम एक स्मगलर के साथ? क्यों शामिल हुई ये वांटेड लोगों की लिस्ट में? और क्यों पड़ी इन्हें योगिनी बनने की ज़रूरत? क्या, क्यों और कैसे? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। इनकी दो बहनें मिथिला और मोहिना भी इन्हीं की तरह बॉलीवुड में सक्रिय थीं। इनका परिवार मुंबई में रहता था, यहीं से ही इनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई। हालांकि ममता फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन इनकी माँ चाहती थी कि ये हीरोइन बने, और फिर इनका सफ़र शुरू हो गया। 1991 में ममता ने साउथ इंडस्ट्री से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। ननबर्गल नाम की फिल्म से डेब्यू किया और ये फिल्म बेहद सफल रही। पहली ही फिल्म की सफलता के बाद युवाओं में ममता को लेकर ऐसा क्रेज छा गया कि लड़कों ने इनके नाम के टैटू तक बनवा लिए थे। और फिर 1992 में हिंदी फिल्म तिरंगा से इनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। हालांकि इस फिल्म में इनकी भूमिका बहुत खास नहीं थी, पर इन्हें नोटिस जरूर किया गया। काम तो चल गया था, लेकिन ममता के लिए टर्निंग पॉइंट बनी 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा। इसमें इनके अपोजिट सैफ अली खान थे और ये सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म बेहद सफल रही और इसी फिल्म से ममता ने सफलता का स्वाद चखा और फिल्म फेयर की ओर से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला इन्हें। फिर इसके बाद वक्त हमारा है, करण अर्जुन, क्रांतिवीर, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा बनी ममता। बहुत ही कम वक्त में ममता ने खुद को बॉलीवुड में स्थापित कर लिया और सलमान, शाहरुख, आमिर, गोविंदा जैसे दिग्गजों के साथ फिल्में की। घातक फिल्म का आइटम सॉन्ग कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए तो आपको याद ही होगा, जो आज तक लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। सब कुछ जब अच्छा खासा चल रहा था तो फिर इतने सारे विवाद ममता से कैसे जुड़े? आइए एक एक करके नजर डालते हैं इनसे जुड़े विवादों और इनकी पर्सनल लाइफ पर। ममता और विवादों का सिलसिला 1993 से ही शुरू हो गया था, जब इन्होंने स्टार डस्ट मैगजीन के लिए एक बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया और फोटो कवर पेज पर छपी। हालांकि वो फोटो बोल्ड थे, लेकिन आज के लिए बेहद आम थे। उस वक्त के लिए इतनी बड़ी बात थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन पर केस दर्ज कर दिया और इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। साथ ही इन्हें खूब क्रिटिसाइज भी किया गया। ये तो रही फोटो की बात। चाइना गेट फिल्म के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा से हुई थी और दोनों में नज़दीकी बढ़ गई थी, जबकि टीनू वर्मा शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों के पिता भी थे। खबर तो ये तक आई मीडिया में कि इन दोनों ने छिपकर शादी कर ली, लेकिन ममता ने ऐसी खबरों से साफ इनकार कर दिया। बात करें एक और बड़े विवाद की जो ममता के साथ जुड़ा है, तो इनके रांची में किए गए डांस परफॉर्मेंस को लेकर है। सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस के लिए इन्हें पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की पेमेंट की गई थी, जो कि उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन चारा घोटाला मामला उजागर होने के बाद पता चला कि उसका कुछ पैसा ममता के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है और पूछताछ के दौरान पता चला कि इन्हें जो फीस दी गई थी वो घोटाले के पैसे से दी गई थी। इसके अलावा ममता का नाम विक्की गोस्वामी नामक शख्स से जुड़ा, जिसका नाम इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आ चुका था और 1997 में ही उसे दुबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। उसे 25 साल की सजा भी सुनाई गई थी और विक्की गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद ममता भी दुबई शिफ्ट हो गई थी और अपना पीक पर चलता करियर दांव पर लगा दिया था। खबरें आई कि इस दौरान ममता ही विक्की का बिजनेस भी संभाल रही थी। 2002 से लेकर 2013 तक ममता पूरी तरह से गायब रहीं। इनकी कोई खबर नहीं मिली किसी को भी। लेकिन 2013 के अंत तक दुबई के एक अखबार में ममता की फ़ोटो छपी और बताया गया कि इन्होंने दुबई जेल में विक्की गोस्वामी से शादी रचा ली और साथ ही धर्म परिवर्तन भी कर लिया है।
धर्म परिवर्तन के बाद इन्होंने अपना नाम आयशा बेगम और विक्की ने यूसुफ अहमद रख लिया है। और कुछ समय बाद खबर आई कि विक्की को उसके अच्छे व्यवहार के कारण जेल से रिहा कर दिया गया और ये दोनों दुबई छोड़ केन्या में सेटल हो गए। लेकिन कहानी यहीं से खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद केन्या पुलिस ने भी विक्की और ममता को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विक्की पर पहले से ही केन्या में केस चल रहे थे और वो केन्या छोड़कर दुबई शिफ्ट हुआ था। एक तरफ ये सब खबरें चल रही थीं कि इधर सोशल मीडिया पर ममता की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें एक साध्वी के रूप में नजर आ रही थीं। ये सब सस्पेंस अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में इस दंपत्ति का नाम उजागर किया और इनके मुंबई स्थित आवास को सीज कर दिया। इस घटना के बाद फिर से ममता का वीडियो सोशल मीडिया में घूमने लग गया, जिसमें इन्होंने दावा किया कि अब ये योगिनी बन चुकी हैं और मोह माया से पूरी तरह से दूर हैं। साथ ही विक्की के साथ अपने वैवाहिक संबंध होने से भी इनकार कर दिया ममता ने और कहा कि विक्की सिर्फ इनके अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्या सच है क्या झूठ, ये तो वो दोनों ही जाने। बता दें कि ममता और विक्की आज भी इंडिया में वांटेड हैं और पुलिस को इनकी तलाश है। ममता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारा से योगिनी बनने की कहानी लिखी है। दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत अदाकारा के जीवन की अजीबोगरीब दास्तान। इंसान सही दिशा में काम करे तो कभी न कभी मंजिल जरूर मिलती है, लेकिन इस तरह दिग्भ्रमित होकर सब कुछ खो देता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन भी, जिस धन के लालच में ये सब करता है इंसान। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। आई लव यू।